बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा ये कंसिस्ट करेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिसेस के ऊपर। कुछ ऐसी एस्टिमेशन टेक्निक्स भी हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मेथड्स के लिए एप्लीकेबल हैं, सूटेबल हैं। अभी तक हमने जितनी भी एस्टिमेशन टेक्निक स्टडी की हैं वो जेनेरिक थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्निक्स को इवॉल्व किया जाता रहा और हमारे पास अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स भी मौजूद हैं जो हमें ज़्यादा हेल्प करती हैं कि अगर हमारे पास टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप है तो हम इस टाइप की टेक्निक्स को यूज करते हुए अच्छी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। सो 9 टाइप्स की मैट्रिसेस हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स जो हैं वो मेजर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल साइज, कम्प्लेक्सिटी, कपलिंग, सफिशिएंसी, कंप्लीटनेस, कोहेजन, प्रिमिटिवनेस, सिमिलैरिटी एंड वोटेलिटी। ये 9 कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको कवर किया जाता है और इन एंगल से हम सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन का अंदाजा लगाते हैं। साइज में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं वो आ जाएंगे, डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स कितनी हैं और डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। DIT डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री को हम आगे भी डिटेल से देखेंगे या हम अभी डिस्कस करते हैं कि होता क्या है, लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो आपकी जो साइज है वो डिपेंड करेगा। फंक्शनैलिटी, नंबर ऑफ यूजर फंक्शंस कितने हैं। तो ये 4 चीजें जो हैं वो इनके थ्रू हम साइज मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिसेस में। अगर हमने कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है तो हम ये देखते हैं कि क्लासेस कितनी ज्यादा आपस में इंटरलिंक्ड हैं या इंटर रिलेटेड है। कपलिंग एक और कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में। नंबर ऑफ कोलैबोरेशंस बिटवीन द क्लासेस एंड नंबर ऑफ मेथड जो यानी फंक्शन कॉल्स जो की जा रही हैं वो कितनी है, उसे हम कपलिंग कहते हैं। कपलिंग इज लाइक डिपेंडेंसी ऑफ वन क्लास ऑन अनदर क्लास। ये डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए इन आइडियल केस। अगर ज्यादा होगी तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमें टाइम और एफर्ट ज्यादा रिक्वायर होगी। देन सफिशिएंसी की बात आ जाती है। डज अ क्लास रिफ्लेक्ट द नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन। क्या जो क्लास है उसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए थी। एक स्टूडेंट के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या उसका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिसिंग तो नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीजें हैं सफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा completeness. Does the class reflect all the properties of the problem domain? अब necessary versus all. Necessary means कि जो कम से कम हमें जरूर चाहिए वो तमाम प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट करे, कम से कम सफिशिएंट जरूर हो। completeness means कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं क्लास की वो तमाम की तमाम जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। Then comes the cohesion. Again, it is an important concept. Cohesion means कि do the operations in the class achieve a single well-defined purpose in the problem domain or not? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्लास है उसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फोकस्ड हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि क्लास में डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स ने जो हमने ऐड किए हुए हैं वो कुछ एट्रीब्यूट्स तो स्टूडेंट क्लास से रिलेट करते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो टीचर क्लास से रिलेट करें, किसी और क्लास से रिलेट कर रहे हैं। फिर ये होगा कि एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस हैं वो कोहेसिव नहीं होंगे, यानी फोकस्ड नहीं होंगे। हमारा जो डिजाइन है सिस्टम का उसको फोकस्ड और कोहेसिव होना चाहिए। सो वी एक्सपेक्ट कि हमारे सिस्टम में कोहेजन हाई हो और जो कपलिंग हमने पढ़ी थी कपलिंग शुड बी लो, यानी इंटर क्लास डिपेंडेंसी लो होनी चाहिए और क्लासेस को फोकस्ड होना चाहिए और कोहेसिव होना चाहिए। एक क्लास के अंदर सेम टाइप का डेटा और सेम टाइप के ऑपरेशंस होने चाहिए। एक क्लास को सेम टाइप के काम परफॉर्म कर रहा होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कोहेजन। इसको हमें हाई करना होता है। प्रिमिटिवनेस क्या है? सिंप्लिसिटी. Degree to which a class operations cannot be composed from other operations. I mean, are they atomic in nature?
क्या इनको फर्दर ब्रेक डाउन तो नहीं किया जा सकता? इफ दैट इज द थिंग देन दे आर नॉट सिंपल इनफ. So they have to be simple enough. One single operation should be performing one single task. That is the purpose. That is the concept. Then similarity. Comparison of structure, function, behavior of two or more than two classes. इनमें similarity कितनी है? Similarity कम से कम होनी चाहिए. Because अगर दो classes में similarity है, इसका मतलब ये है उनको दो बनाने की जरूरत ही नहीं थी. They could have made one. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है सिमिलैरिटी वो जो है वो ज्यादा है. दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड दैट विल मेक इश्यूज. नेक्स्ट वी हैव वॉलीटिलिटी. वॉलीटिलिटी है कि the likelihood that a change will occur in the design or the implementation of a class. यानी हाउ मच पॉसिबिलिटी इज देयर कि हमारे जो क्लासेस हैं, ये जो हमारा डिजाइन हमने बनाया है उसके अंदर बार बार चेंज अकर होगा. यानी वो बार बार अरेज होगी, उसके बाद फिर जो है वो इम्प्लीमेंट होगी. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वॉलीटिलिटी. वॉलीटिलिटी अगेन ये भी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बार बार चेंजेस करने की पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द थिंग्स वेल इन टाइम. हमारी एफर्ट्स पे ज्यादा लगेंगी. सो इस लाइकलीहुड को हमें अगेन कम से कम रखना है अपने डिजाइन में. ये 9 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिसेस थे जो हमने देखे हैं. इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एस्टिमेट लगाना होता है कि हमारा जो डिजाइन है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, उसमें ये 9 चीजें कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी कम है. उसके हिसाब से फिर हम एस्टिमेट लगा सकते हैं. चिडेम्बर एंड कैम्बर को हम सीके मैट्रिसेस का नाम भी दे लेते हैं. ये मैट्रिसेस फर्दर एक्सप्लेन करती हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिसेस को. इनका पर्पस क्या है कि दे वर डिजाइन टू मेजर द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर व्हाट आर द यूनिक एस्पेक्ट्स, उनको मेजर किया जा सके, और जो डिजाइन बनाया जा रहा है उसकी कम्प्लेक्सिटी को भी मेजर किया जा सके, ताकि हम डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर सकें. वेल जब हम एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करना ही काफ़ी नहीं होता है. हमारा पर्पस ऑप्टिमाइजेशन होता है, हमारा पर्पस बेटर सॉल्यूशंस की तरफ जाना होता है. सो वी माइट बी नीडिंग टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर. वो इम्प्रूवमेंट हमें कैसे मालूम होंगी? उसके लिए हमारे पास सीके मैट्रिसेस हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट वेयर वी नीड इम्प्रूवमेंट्स. वेटेड मेथड्स पर क्लास कितने हैं? WMC इसका नाम दिया जाता है. देन डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री, DIT, ये कितनी है इस पे डिपेंड करेगा. नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर क्लास हैज, इस पे डिपेंड करेगा. एंड द कपलिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट क्लासेस. इन्होंने हर एक फैक्टर को एक एब्रीविएशन असाइन किया हुआ है. देन रिस्पॉन्स फॉर अ क्लास, कितना जो है रिस्पॉन्स एक क्लास को मिल रहा है. लैक ऑफ कोहेजन इन मेथड्स, ये फैक्टर जो है वो कितना ज्यादा है या कितना कम है हमारे डिजाइन में. सो ये इन सीके मैट्रिसेस जो हैं वो ये 6 मैट्रिसेस हैं. ये हम इन बातों से अंदाजा लगाते हैं कि हमारा जो डिजाइन है वो उसकी क्या सूरत हाल है. जो मेन पर्पस था वो ये था कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट वैल्यूज मे बी द कॉज ऑफ हाई कम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट आर द पॉसिबल डिजाइन वायलेशंस जो हमें नहीं करनी चाहिए. इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए सीके मैट्रिसेस जो है उनको डिफाइन किया गया है. ये हमें ये भी हेल्प करती है कि हम जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं उनको भी ले सकें बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर. फॉर एग्जांपल कि हमें कहाँ पे रीडिजाइनिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्क असाइन कर सकते हैं, कहाँ पे हम जो है वो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकते हैं, या एक्स्ट्रा स्किल्ड पीपल की हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उनको देख लेते हैं जो थोड़े डिफरेंट है. वेटेड मेथड पर क्लास, ये क्या है? द सम ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मेथड्स ऑफ अ क्लास. कि कम्प्लेक्सिटी कितनी है क्लास में, जितने भी मेथड्स हैं उनकी, उन सबको हम सब सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं उनका. ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी है ये इस पे डिपेंड करेगा. अब इसकी वैल्यू जो है वो लो होनी चाहिए.
हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि इट इज द प्रेडिक्टर ऑफ हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड मेंटेन द क्लास। जितना इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास टाइम और एफर्ट उस क्लास को मेंटेन करने के लिए ज्यादा रिक्वायर होगा। द लार्जर द NOM द ग्रेटर द इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। इसके जो चाइल्ड क्लासेस होंगे उस पर उनका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा अगर हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स जो है वो ज्यादा है। NOM इज नंबर ऑफ मेथड्स, ठीक है। So the classes with large number of methods are likely to be more application specific, जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूज को बहुत कम कर देती हैं। और इसका मतलब ये है हमारे जो एफर्ट है हम वो एक ही तरफ लगा रहे हैं, वो एफर्ट फर्दर रीयूज नहीं हो सकेगी। इसलिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि वेटेड मेथड्स पर क्लास इट शुड बी लो, उनको कम से कम होना चाहिए। एक और जो फैक्टर डिस्कशन में आता है वो है डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम द नोड टू द रूट ऑफ द ट्री। ये जो मैक्सिमम लेंथ है इसको हम डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री कहते हैं। हमारा व्यू ये है कि जितनी वैल्यूज बड़ी होंगी DIT की उतनी ही ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। इसका मतलब ये है हमारे पास मल्टीपल लेवल्स बन रहे हैं इनहेरिटेंस में, और इसका मतलब ये है उनको मैनेज और मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब ये है उनका जो रीयूजेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी। सो अगर हमारे पास वैल्यूज ऑफ DIT स्मॉल हैं उसके अंदर क्या होगा कि रीयूजेबिलिटी करनी हमें आसान होगी और सिंप्लिसिटी जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू जो है बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हाई हो। इसमें हमें एक किस्म का ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू जो है एवरेज में रहनी चाहिए, ना बहुत कम हम अफोर्ड कर सकते हैं, डिज़ाइन करना पॉसिबल ही नहीं होगा बहुत कम वैल्यू के साथ। बिकॉज आप जब डिज़ाइन बनाते हैं उसमें हमारे पास चाइल्ड और पेरेंट नोड्स एग्जिस्ट करती हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी जो पूरे का पूरा डिज़ाइन है उसमें इनहेरिटेंस ना हो रही हो, इनहेरिटेंस होती है। लेकिन इनहेरिटेंस अगर हम बहुत कम करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए डिज़ाइन बनाना। अगर हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे लिए कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो हमें इस सूरत हाल में DIT के मामले में हमें एक नॉर्मल या एवरेज वैल्यू पे रहना पड़ता है। हमें ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं, हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो डिफर करेगी। सो वैल्यू बिटवीन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस तरह से हमने कहा था कि हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज कि हम हाई परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हैं या हम जो है लो कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हमें रिसर्च ने ये बताया कि अगर DIT की वैल्यू 0 और 4 से दरमियान में रहती है तो वो हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है। 4 तक एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। ये एग्जांपल देखिए कि DIT हम फाइंड किस तरह से करते हैं। ये हमारे पास नोड्स हैं, ये हमारे पास पेरेंट नोड है, देन इसका ये फर्स्ट लेवल आ गया हमारे पास, और ये इसका जो है वो उसकी पैरेलल नोड है, देन इसका हमारे पास चाइल्ड आ गए, और इस तरह से C4 और C3 इस तरह से हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करें DIT की वैल्यू। DIT ऑफ दिस इट इज ऑन 0 वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे C1 की तो इसका लेवल 1 हो गया है, यानी डेप्थ ऑफ द ट्री कितनी हो गई है? 1 हो गई है। अगर हम C2 की बात करेंगे तो डेप्थ ऑफ द ट्री अब कितनी हो गई है? टू नोड्स हो गई हैं। अगर हम C3 की बात करें तो डेप्थ ऑफ द नोड यहाँ पर 3 हो गई है। अगर हम C4 की बात करें तो ये और भी नीचे है इससे, तो ये C4 हो गई है। तो इस तरह से हमें ये मालूम होता है कि किस तरह से जो हम किसी भी चीज की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। अब ये C0 हमने यहाँ लिखा था, इसका पर्पज ये था कि ये इसका चाइल्ड नहीं है, ये एक सेपरेट नोड है जो एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए इसका जो हमारे पास इनहेरिटेंस की जो डेप्थ है ट्री की वो भी 0 है, आपने यहाँ पे देखा। सो इस किस्म की डायग्राम बना के हम डेप्थ ऑफ ट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 तक एक्सेप्टेबल है, उसके बाद हमारे लिए कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन की हमने बात की थी कि जो सब क्लासेस होती हैं, चाइल्ड क्लासेस होती हैं, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं। जितना हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा है उतना ही हमारे पास रीयूज जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन
इसमें एक और चीज भी होगी, वो ये है कि टेस्टिंग के मेथड्स जो है हमें वो उतने ही ज्यादा रिक्वायर होंगे। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम वैल्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास कम होंगे तो इस शायद जो कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लासेस है वो कम हो रही है। कम्युनिकेशन कम हो रही है तो शायद हमारे पास जो डिजाइन है वो सफिशिएंट ना रहे। सो एज अ रिजल्ट हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन के मेथड में भी ट्रेड ऑफ वाला, कॉम्प्रोमाइज वाला काम करना पड़ता है कि हम बहुत कम भी नहीं कर सकते इनको और बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते। वी हैव टू स्टे इन द एवरेज नंबर। Coupling between the objects. Coupling between the object means ke how much objects are interdependent on each other. The count of the number of classes to which it is coupled. ये कितनी है, ये वैल्यू कम होनी चाहिए। और इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है, व्यू पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास स्मॉल वैल्यू है कपलिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास मॉड्यूलैरिटी इंप्रूव होगी और इनकैप्सुलेशन इंप्रूव हो सकती है। और ये भी इंडिकेट करता है कि क्लासेस एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट हैं, उनमें जो है वो डिपेंडेंसी कम से कम है। और डिपेंडेंसी जब कम से कम होती है तो रीयूजिबिलिटी इंक्रीज होती है। जब रीयूजिबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास एफर्ट्स जो हैं वो कम लगती हैं और इट बिकम्स ईजियर टू मेंटेन एंड टेस्ट अ क्लास। इसकी वजह से कपलिंग बिटवीन द क्लासेस यानी सीबीओ का जो फैक्टर है हमारे पास, हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि इट शुड बी लोअर। Then the last factor is response for the class. Response for the class is the number of methods of the class plus the number of methods called by any of those methods. एक क्लास के अंदर कितने मेथड्स यूज हो रहे हैं और वो जो मेथड्स हैं वो आगे फर्दर कितने मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, उनको फर्दर कितने मेथड्स को कॉल करने की जरूरत पड़ रही है। दैट विल बी द रिस्पॉन्स फॉर क्लास वैल्यू। अब अगर मेथड्स कम होंगे और वो फर्दर और कम से कम मेथड्स को कॉल कर रहे होंगे, इसका मतलब है हमारे पास मेंटेनेंस करनी आसान है। सो हमारा पर्पस, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, इफ लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स आर इन्वोक्ड फ्रॉम अ क्लास, RFC is higher। और अगर RFC हायर है तो टेस्टिंग और मेंटेनेंस बिकम्स कॉम्प्लेक्स। हमें उतने ही ज्यादा मेथड्स की कॉल को टेस्ट करना पड़ेगा, उतनी ही पॉसिबिलिटीज को टेस्ट करना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनेंगे। हमारा पर्पस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारे पास RFC या रिस्पॉन्स पर क्लास शुड बी लो, ये कम से कम होनी चाहिए। Lack of cohesion methods. ऐसे methods, measurement of the dissimilarity of the methods in a class via instanced variables. Dissimilarity को measure करें कि how much different they are with each other. इस चीज को measure करना। अगर ये जो वैल्यू है dissimilarity की, कि यानी अगर हर क्लास में जो मेथड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये है हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कम से कम आएगी। अगर ये वैल्यू कम से कम आएगी तो हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है वो डिक्रीज होगी। हाँ, अलबत्ता अगर हमारे पास ये वैल्यू हाई हो जाएगी तो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी और इनकैप्सुलेशन में ये चीज सपोर्टिव नहीं रहेगी। अगर हमारे पास लैक ऑफ कोहेजन मेथड्स की वैल्यू कम आ रही है तो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज हो रही है और इनकैप्सुलेशन भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये हमारे पास रिसोर्स था जहाँ से हमने आज के लेक्चर का ये वाला पार्ट कवर किया है। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज पूछें। जी, नो क्वेश्चंस, सबको समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछें। यस मैम। Yes, ma'am, no question. यस मैम। चलिए ठीक है, अब अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं।